Assalamualaikum, dear students. Today we will discuss about the disturbances of respiration. As we have completed the physiology of respiratory system and what are different factors and what are the components of respiratory system, all we have discussed in the previous lectures. Today we will discuss some very important diseases that are connected to the respiratory system, and we will discuss the drugs related to these diseases in future. So it's important to discuss and to get some know-how about these diseases. Like you have already known about the pneumonia or asthma and respiratory obstructive, chronic obstructive pulmonary disease. The different types of diseases you are aware from their names. So today we will discuss about some physiology and we will see about the pathophysiology of these diseases. So first we will see that what type of disturbances can be faced by our respiratory system. Our normal respiratory pattern is called as eupnea कि हमें सही से हम respiratory system के through breathing करें, that is the eupnea. और इसके अलावा कोई भी disturbance होगी तो उसके हम different terminologies उनके लिए use करते हैं. Like for the increase in rate of respiration we use the term tachypnea. For the जैसे tachycardia था similarly यहाँ पे tachypnea for increased rate of respiration and for decrease we will say it bradypnea. Similarly polypnea means rapid breathing, rapid and shallow breathing. ठीक है, उसको पेंटिंग जिस तरह डॉग्स में पेंटिंग होती है फास्टली और शैलो जो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं उसको पोलिप्निया कहते हैं. एपनिया का मतलब है टेम्परेरी अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग, किसी भी डिजीज की वजह से जो है वो सांस नहीं आ रहा तो इसको हम एपनिया का नाम देंगे. हाइपरएपनिया का मतलब है इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन ड्यू टू इंक्रीज इन रेट और फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, इसी तरह हाइपो जो है वो हमारे पास इसके अलावा क्या टर्म आ जाती है जिस तरह हाइपर वेंटिलेशन है, हाइपो वेंटिलेशन है. इसी तरह डिस्पनिया यानी डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, डिस्पनिया डिफिकल्ट है और एपनिया का मतलब है टेम्परेरी अरेस्ट. ये दोनों चीजें आपस में जो है वो मिक्स हो सकती हैं. इसके अलावा क्या है हमारे पास पीरियोडिक ब्रीदिंग के नॉर्मल रिदम है, कभी सांस तेजी से आ रहा है कभी हल्का आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं. इनमें जो इम्पोर्टेंट है उनको हम जरा थोड़ा सा मजीद डिस्कस कर लेते हैं. लाइक एपनिया जैसे भी हमने देखा कि टेम्परेरी अरेस्ट हो जाता है कुछ सिस्टम्स के अंदर, तो एपनिया कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस वॉलंटरीली. जिस तरह से हम ब्रेथ होल्डिंग करते हैं तो वो भी एक टेम्परेरी अरेस्ट होता है. तो ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में भी है. 40 to 60 सेकेंड्स तक जो है कोई पर्सन अपना ब्रेथ होल्ड कर सकता है. इसी तरह कंडीशंस विद एपनिया अगर क्या हो सकता है वॉलंटरी एफर्ट में हमारे पास सिर्फ उसके बाद क्या होगा, एक दफा तो ब्रेथ होल्डिंग हो जाएगी लेकिन उसके बाद फिर आपको डीप एयर जो है वो एक्सपायरेशन करनी होती है. ठीक है, उसके अलावा एपनिया कब हो सकता है, एपनिया हाइपर वेंटिलेशन जब बार बार सांस लेते हैं तो उसके बाद भी यानी जिस एक्सरसाइज के केस में है तब एपनिया हो सकता है. उसके बाद डीग्लूटेशन एपनिया कि जिस टाइम हम लोग खाना खा रहे होते हैं एट दैट टाइम जो है वो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज जो है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है. तो एक लिटिल स्मॉल बिल्कुल पॉज होता है जिसमें एपनिया जो है वो हमारी बॉडी फेस करती है. अच्छा, ये तो थी कुछ टर्म्स थी जिनको हम डिस्कस करते हैं. जैसे एड्रेनालिन के अगर एड्रेनालिन जो है वो प्रोड्यूस हुई है और उसके रिस्पॉन्स में एपनिया हो गया तो हम इसको एड्रेनालिन एपनिया कहेंगे. और इस होता ही बेसिकली क्यों है क्योंकि इसकी वजह से एड्रेनालिन आपको पता है यही हम एपिनेफ्रिन का ही नाम हम एड्रेनालिन भी बोलते हैं. इसी तरह नॉर एड्रेनालिन के लिए हम नॉर एपिनेफ्रिन का नाम बोलते हैं. तो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के आपको पता है कि ये ब्लड प्रेशर को जो है वो इंक्रीज कर देती हैं. तो जैसे ही ब्लड प्रेशर इन न्यूरोट्रांसमीटर्स कह लें, इन ड्रग्स कह लें, इनको ड्रग्स फॉर्म में बाहर से भी यानी एंडोजनस लिए भी इनको हम इनटेक करते हैं एड्रेनालिन और एड्रेनालिन को. तो ड्रग भी कह सकते हैं आप, न्यूरोट्रांसमीटर भी कह सकते हैं, हार्मोन भी कह सकते हैं. तो इनको हम जब एडमिनिस्टर करते हैं तो इसके बाद ब्लड प्रेशर जो है वो राइज हो जाता है. तो हम पहले से ही जानते हैं इस चीज़ को कि जब ब्लड प्रेशर राइज होता है तो उसके रिस्पॉन्स में बेरो रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं. जब बेरो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो वो रिफ्लेक्सली वेजोमोटर सेंटर को इनहिबिट कर देंगे और वेजोमोटर सेंटर के साथ ही हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर पड़ा होता है. इस फॉल इन ब्लड प्रेशर की वजह से एपनिया भी जो है वो बॉडी फेस करती है. उसके अलावा हम कुछ डिजीजेस की तरफ डायरेक्टली मूव करते हैं कि किस तरह के डिजीजेस जो हैं वो हाइपर वेंटिलेशन फास्ट ब्रीदिंग को ही हम कहते हैं. इसके अलावा हाइपो वेंटिलेशन, हाइपोक्सिया,
किसी वजह से ऑक्सीजन की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाए टिश्यूज में, तो इसको हम हाइपोक्सिया का नाम देंगे। हाइपोक्सिया किन कंडीशंस में हो सकता है? ऑक्सीजन टेंशन, 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है। ऑक्सीजन टेंशन इन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाए, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाए, वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाए, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स इंक्रीज हो जाए। तो इन सब केसेस के अंदर जो है वो हाइपोक्सिया बॉडी फेस करती है, तो जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन की सेचुरेशन है वो हमारे टिश्यूज में रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर कुछ एनीमिक हाइपोक्सिया, ऑब्वियसली जब हमारे आरबीसी रिड्यूस होंगे तो उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस होगी, तो उसकी वजह से भी हाइपोक्सिया जो है वो बॉडी फेस कर सकती है। इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारे पास जो हमने डिजीज की तरफ मूव करना है, जिनके बारे में एक्चुअली मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। हाइपरकैप्निया, जैसे हमने हाइपोक्सिया कहा, तो हाइपरकैप्निया मींस इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड। सिमिलर फैक्टर्स यहाँ पे भी इन्वॉल्व होंगे जिनकी वजह से हाइपरकैप्निया बॉडी फेस कर सकती है। तो ये मुख्तलिफ टर्म्स थी जो हमें डिफरेंट डिजीजेस को डिस्कस करते हुए जिनसे हमारा जो है वो इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसी तरह एस्फिक्सिया जो है, एस्फिक्सिया क्या चीज होती है? ये कंडीशन होती है कैरेक्टराइज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपोक्सिया एंड हाइपरकैप्निया ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पैसेज। एयर पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन है, इसके रिजल्ट में डेफिनेटली हाइपोक्सिया होगा और कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डिस्पनिया हमें पता है अभी के डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग जो है उसको हम डिस्पनिया बोलते हैं। किन कंडीशंस में डिस्पनिया हो सकता है? जैसे कि फिजियोलॉजिकली डिस्पनिया अकर्स ड्यूरिंग सेवियर मस्कुलर एक्सरसाइज, तो वहां पर हमारे पास ब्रीदिंग में हमें डिफिकल्टी होती है। पैथोलॉजिकल कंडीशंस जिनमें डिस्पनिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि निमोनिया है, पल्मोनरी एडेमा है, पल्मोनरी फ्यूजन है, पोलियोमाइलिटिस है, न्यूमोथोरैक्स है, और अस्थमा के केसेस हैं जिनमें डिस्पनिया जो है वो बॉडी फेस कर सकती है। अच्छा जी, फिर मूव करते हैं ऑनवर्ड। साइनोसिस क्या चीज है? साइनोसिस है ब्लूइश, डिफ्यूज ब्लूइश coloration of skin and mucous membrane, and it is due to the presence of large amount of reduced hemoglobin in the blood। तो उसके रिजल्ट में जो है वो, जिस तरह से हम लोग पहले भी कहते हैं ना, जब सही से ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिल रही होती तो उसके बाद वो ब्लूइश कलरेशन जो है स्किन पे अपेयर होना स्टार्ट हो जाती है। तो जिन एरियाज में ज्यादा अपेरेंटली बॉडी के जिन एरियाज में ये नजर आती है वो लिप्स हैं, चीक्स हैं, एयर लोब्स हैं। जब भी ऑक्सीजन हमारे ब्लड को नहीं पहुंचेगी तो एज ए रिजल्ट बॉडी जो है ये साइनोसिस को फेस करेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है। ऑब्वियसली जब कभी जो है वो अनलकीली बहुत एक्सट्रीम केसेस में इंसान को फेस करने पड़ जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड से एक्सपोजर हो जाए, तो उन केसेस के अंदर फिर जो है वो डेथ तक बॉडी मिल सकती है, और ये सब कुछ जो है वो रिजल्ट करता है। जैसे कार्बन से गैसेस जो है वो घर में हम जो यूटिलाइज कर रहे होते हैं उनकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो वो टॉक्सिकली हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है। अच्छा जी, ये आ गई हैं जिन डिजीजेस का हम डिस्कस कर रहे थे। वन ऑफ देम इज एटेलेक्टेसिस। सिमिलरली वी विल डिस्कस अबाउट asthma, we will discuss bronchial asthma, we will discuss about the pulmonary edema and the pulmonary tuberculosis, pulmonary emphysema। ये कुछ चीजें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। तो हम स्टार्ट करते हैं एटेलेक्टेसिस से। एटेलेक्टेसिस क्या है? बेसिकली कोलैप्स ऑफ लंग्स। लंग्स जब आपस में कोलैप्स हो जाएं, और मैं अभी आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, यहाँ से हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि किस तरह से एटेलेक्टेसिस जो है वो बॉडी के अंदर अपीयर होती है। ठीक है, अफेक्ट ऑफ एटेलेक्सिस ऑन द एओर्टिक ब्लड ऑक्सीजन। तो ये आपको जो है ये एरिया नजर आ रहा है जिसमें श्रिंकेज हुई है, कोलैप्स हुआ है लंग्स का, तो इस कंडीशन को हम एटेलेक्टेसिस जो है वो बोलते हैं। डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं एटेलेक्टेसिस की। उसमें हमारे पास जो मेजर 2 कॉजेज हैं उसमें ये कि सर्फेक्टेंट्स हमारी एल्वेलाई के इनर साइड जो है वो सीरस जो मेम्ब्रेन्स हैं वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं, तो किसी वजह से डेफिशिएंसी हो जाए, इनएक्टिवेशन हो जाए सर्फेक्टेंट्स की, तो बेसिकली जैसे हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि सर्फेक्टेंट्स जो हैं वो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाते हैं, और एल्वेलाई जो है उनमें नेगेटिव प्रेशर जो क्रिएट, जैसे लिम्फेटिक फ्लो की वजह से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, इसी तरह सर्फेक्टेंट्स हैं, ये सब चीजें मिलकर लंग्स के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं जिससे लंग्स जो कोलैप्स होने से बच जाते हैं। तो अगर सर्फेक्टेंट्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? सरफेस टेंशन रिड्यूस होगी और लंग्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं
जो एल्वेलर मेम्ब्रेन है वो आपस में कोलैप्स कर जाएंगे। और क्या रीजन हो सकती है? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए ब्रोंकस में या किसी ब्रोंक्यूल में, एल्वेलाई अटैच्ड होगी, जो से ब्रोंकस के साथ अटैच्ड एल्वेलाई होगी उसके अंदर ये एटेलेक्टेसिस होने के चांसेस हैं, कोलैप्सिंग के चांसेस हैं। उसके अलावा क्या रीजन हो सकती है? प्रेजेंस ऑफ एयर, जिसको इस कंडीशन को हम न्यूमोथोरेक्स कहते हैं, कि जो हमारी प्लूरल स्पेस है लंग्स के सराउंडिंग की जो प्लूरल स्पेस पड़ी होती है उन सराउंडिंग्स में जो एयर जो है वो अनट्रैप हो जाए, तो इस कंडीशन को हम न्यूमोथोरेक्स कहेंगे। अगर फ्लूइड अनट्रैप हो जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइड्रोथोरेक्स कहते हैं। और अगर उसी स्पेस के अंदर, प्लूरा के अंदर हमारे पास पस जो है वो जमा होने शुरू हो जाए तो इसको हम पायोथोरेक्स कहते हैं। तो ये सब रीजंस हैं जिनकी वजह से लंग्स या एल्वेलाई जो है वो कोलैप्स हो जाती है। अब न्यूमोथोरेक्स क्या है? जैसे कि हमने देखा कि प्लूरल स्पेस के अंदर एयर का ट्रैप हो जाना। और इसकी क्या रीजन हो सकती है? बेसिकली इसकी वजह से जो नेगेटिव प्रेशर था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं। जैसे कि बुलेट इंजरीज में होता है, यानी किसी वजह से चेस्ट वॉल जो है वो लंग्स की वो डैमेज हो गई है, चाहे किसी एक्सीडेंटल इंजरी में डैमेज हो गई है, बुलेट इंजरी में डैमेज हो गई है, किसी भी रीजन की वजह से, तो वहां पर एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है। इससे क्या होगा? हमारे पास डिफरेंट कंडीशन रिजल्ट करते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह की जो है वो इंजरी हुई है। ओपन न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, क्लोज्ड हो सकता है, और टेंशन न्यूमोथोरेक्स। ओपन न्यूमोथोरेक्स में क्या चीज है कि an open communication is developed between the pleural cavity and exterior, or it is known as open pneumothorax. Air enters the pleural cavity during inspiration and comes out during expiration, यानी जो एक वो लंग का और उसका एक डिस्टेंस था वो खत्म हो गया, वहां पर एक गैप प्रोड्यूस हो गया, वहां पर एक पैसेज प्रोड्यूस हो गया, जिसकी वजह से डायरेक्टली उस जगह पर एयर आ रही, वहीं से इंस्पायर हो रही है, वहीं पर एक्सपायर हो रही है, तो कोलैप्स ऑफ लंग्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं। हाइपरकैप्निया, डिस्पनिया, साइनोसाइट्स एंड एस्फिक्सिया सब होने के चांसेस होते हैं। क्लोज्ड न्यूमोथोरिक्स के during a mild injury, air enters into the pleural cavity and then the hole in the pleura is sealed and closed। ठीक है, वो होल क्लोज होगा लेकिन एयर वहीं पर ही entrapped रही, तो इस केस को हम क्लोज न्यूमोथोरिक्स कहते हैं। टेंशन pneumothorax क्या है? During injury, sometimes the tissue over the hole in the chest wall or the lungs behave like fluttering valve. It permits entrance of air into pleural cavity during inspiration, लेकिन एक्सपायरेशन में उसको बाहर की तरफ मूव नहीं करेगा जैसे वेल्व करते हैं। तो वेल्व यही करते हैं ना कि वन साइडेड फ्लो को जो है वो अलाउ करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमने इंस्पायरेशन में एयर इनसाइड हम लेके गए वो वहीं पे रही, तो जिसकी वजह से न्यूमोथोरेक्स हो गया। निमोनिया क्या चीज है? निमोनिया है बेसिकली हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग टिश्यूज। अच्छा, इसको हमने डिस्टिंक्टिवली पढ़ना है, यानी हमें पता होना चाहिए निमोनिया में, एस्थमा में, और ये एम्फाइजीमा में, एटेलेक्टेसिस में, इनमें मेजर मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। जिस तरह अभी हमने कोलैप्स का वर्ड यूज किया कि हमने जब भी हमारे पास एटेलेक्टेसिस होगी तो वहां पर लंग्स के अंदर कोलैप्स प्रोड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली निमोनिया में हमेशा हमारे पास कोई भी इंफ्लेमेशन की कंडीशन होगी लंग्स के अंदर, चाहे वो इंफ्लेमेशन किसी भी वजह से है, तो बैक्टीरियल कोई जो है वो निमोनिया हो सकता है, कोई वायरल हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकती है जिसकी वजह से लंग के टिश्यू में इंफ्लेमेशन प्रोड्यूस हो गई है। और उसके रिजल्ट में क्या होगा? फॉलोड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड सेल्स। जब इन्फ्लेमेशन होती है तो आपको पता है कि वहां पर इन्फ्लेमेशन जगह वाली जगह के ऊपर ब्लड सेल्स मूव करते हैं, वहां पे फिब्रिन आता है एंड एक्सुडेट्स इन द एल्वेलाई, अफेक्टेड पार्ट ऑफ द लंग्स बिकम्स कंसोलिडेटेड। तो ये जो हमें जब लंग्स का हम एक्सरे पर देखते हैं जब इसको, तो वहां पर हमें कंसोलिडेटेड जो है वो एरियाज नजर आते हैं, जिससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि इस पर्सन को निमोनिया है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स किस वजह से हो सकती है? कोई बैक्टीरियल रीजन हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, इनहेलेशन ऑफ एनी नॉक्सियस केमिकल सब्सटेंस सामने कोई ले लिया जिसकी वजह से निमोनिया हो गया। टाइप्स क्या है? बेसिकली हमने इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया है, नेमली लोबर pneumonia and lobular pneumonia. When it is lobular and associated with inflammation of bronchi, it is known as ब्रोंकोनिमोनिया का नाम भी हम इसको देखते हैं। इफेक्ट्स क्या होंगे इसकी? रीजन, जब निमोनिया किसी पर्सन को भी होगा तो उसमें क्या क्या चीजें मैनिफेस्टेशंस क्या होंगी? फीवर प्रोड्यूस होगा, कंप्रेशन ऑफ चेस्ट होगी, चेस्ट पेन होगी, शैलो ब्रीदिंग,
नहीं, बार बार वो जो है वो ब्रीदिंग कर रहा है, साइनोसिस, ब्लू स्किन हो जाएगी, स्लीपलेसनेस होगी, डिलीरियम। डिलीरियम क्या होता है? बेसिकली मेंटली एबनॉर्मल सी कंडीशंस को हम डिलीरियम कहते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे पास उस पर्सन के अंदर जो है वो ये रीजंस आएंगे। ब्रोंकियल एस्थमा क्या है? एस्थमा बेसिकली किसी भी एलर्जी की वजह से जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होता है लंग्स में, और इसकी रीजन, इसकी जो डिस्टिंक्टिव फीचर है कि इसमें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग विद व्हीजिंग साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, विस्लिंग टाइप साउंड जो है वो रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है। और इसकी जो असल काम है जिसकी वजह से ये होता है, ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन का, स्पेस्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, जो ब्रोंकियल्स में स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं। तो ट्रीटमेंट भी, ये जितनी भी डिजीज हम पढ़ रहे हैं, ट्रीटमेंट सारा इनकी रीजंस पे डिपेंड करता है कि जिस तरह की डिजीज है अकॉर्डिंग टू दैट हम ट्रीटमेंट देंगे। जिस तरह से अब हम स्पेशली अस्थमा की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली ज्यादा रीजन इसकी ये होती है कि एलर्जिक रीजंस की वजह से अस्थमा होता है। तो हम ऐसी ही चीजें, इस तरह की ड्रग्स देंगे जिनसे ये जो है सिम्टम्स रिड्यूस हो सके। लाइक यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्पेस्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इन ब्रोंक्यूल्स, तो हम इस तरह के ड्रग्स देंगे जो स्मूथ मसल्स के अंदर रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करेंगे, तो उससे जो है वो बेटरमेंट होगी। ऑब्स्ट्रक्शन इज फर्दर एग्जैजरेटेड बाय द एडिमा ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस इन द लंग्स। एस्थमा वाले पेशेंट्स के अंदर म्यूकस की एक्सेसिव प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, और वो उसकी वजह से मजीद जो है वो एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स सामने आता है, मजीद डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। कॉजेज क्या हो सकती है? इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज। क्यों इन्फ्लेमेशन होगी? बेसिकली यहाँ क्योंकि ये एलर्जिक के साथ रिस्पॉन्स, ये एलर्जिक रिस्पॉन्स लिंक्ड है, तो फिर इसमें ल्यूकोट्राइन्स, हमने पढ़ा था कि हमारे जो मास्ट सेल्स हैं और ईओसिन्स हैं वो हमें कुछ इस तरह के एजेंट्स प्रोड्यूस करते हैं जो एलर्जेंस के रिस्पॉन्स में वो एक्टिव होते हैं ये सेल्स, और फिर इस तरह ल्यूकोट्राइन्स जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। और बेसिकली ल्यूकोट्राइन्स जो मास्ट सेल्स की वजह से प्रोड्यूस हुई, ईओसिनोफिल्स की वजह से प्रोड्यूस हुई, तो ये ल्यूकोट्राइन्स जो है ये इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, ब्रोंकोस्पैज्म प्रोड्यूस करेंगे। और क्या रीजन हो सकती है? हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एफरेंट ग्लोसोफेरेंजियल एंड वेगल एंडिंग इन द लेरिंग्स। अभी रेगुलेशन में आपको पढ़ाऊंगी, वहां आप देखेंगे कि ग्लोसोफेरेंजियल एरिया, वेगल एंडिंग और इन सब का क्या लिंक होता है। तो इन सब, इस पूरे जो हमारा न्यूरोनल रिस्पॉन्स एरियाज हैं, इन सब के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी प्रोड्यूस हो जाए, और हाइपर सेंसिटिविटी यानी जो नॉर्मल सिग्नल आने के बाद जो रिस्पॉन्स आना था वो उससे मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाए, इसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी हो जाना। ठीक है, तो ये क्यों होगी? बिकॉज ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ दीज नर्व एंडिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय सम एलर्जिक सब्सटेंसेस, सम फॉरेन प्रोटीन्स, जिनकी वजह से अस्थमा जो है वो होता है। पल्मोनरी एडेमा होगा। एडेमा का मतलब आपको पता है कि वहां पर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाना। पल्मोनरी एडेमा तो मीन्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो, एंड कंजेशन ऑफ लंग्स कॉज्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। एस्थमा डेवलप ड्यू टू दिस कंडीशन इज कॉल्ड कार्डियक एस्थमा। जब पल्मोनरी वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से एडेमा होगा तो फिर जो एस्थमा प्रोड्यूस होगा उसको हम कार्डियक एस्थमा का नाम देंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या फीचर्स क्या है इसमें? एस्थमा इज पारोक्सिस्मल यानी सडन डिसऑर्डर है। जैसे आपको पता है कि जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, जैसे ही उनको एलर्जी होती है तो फौरन से उनको एस्थमा का अटैक जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ड्यूरिंग द अटैक द डिफिकल्टीज फेल्ट बोथ ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। ब्रोंकियोल्स जो है वो हमारे पास है इनहेरेंट टेंडेंसी टू डायलेट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्ट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। ऐसा नॉर्मली होता है, जैसे हमने बिल्कुल स्टार्ट में पहले चैप्टर में देखा था कि ब्रोंकियोल्स जो है वो इंस्पायरेशन के अंदर डायलेट हो रहे होते हैं और एक्सपायरेशन में कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे होते हैं। सो मोर डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एक्सपायरेशन बिकॉज यहाँ पर फर्दर जो है वो कॉन्स्ट्रक्शन इंक्रीज हो रही है। During expiration, great effort is exerted by all the expiratory muscles, causing compression of chest, और इस compression की वजह से ही abnormal contraction हुई। So air from the lungs is pushed through the constricted bronchioles, producing whistling sound। यानी हमारे पास जो लंग्स में जो है वो डायलेट होना था वो कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में ही रहेंगे, जिसकी वजह से डिफिकल्टी हो रही होगी पर्सन को रेस्पायर करते हुए। Because of difficulty during expiration, lungs are not deflated completely, so that the residual volume and functional residual capacity जो है वो इस पर्सन की इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है,
तो इन सब चीजों में रिडक्शन, टाइडल वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी, FEV फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो है इन 1 सेकेंड वो हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा। एल्वियुलर वेंटिलेशन ऑब्वियसली अब जितनी भी एयर आ रही है वो प्रॉपरली तो लेस अमाउंट ऑफ एयर आ रही है और प्रॉपरली वो वेंटिलेट नहीं कर पा रही, तो एल्वियुलर वेंटिलेशन भी रिड्यूस हो जाएगी। और जब ये चीज रिड्यूस होगी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड भी रिड्यूस हो जाएगा। देन इज पल्मोनरी एडेमा। पल्मोनरी एडेमा जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में। स्पेसिफिकली कहाँ पर इज द एक्यूमुलेशन ऑफ सीरस फ्लूइड इन द एल्वुलाई एंड द इंटरस्टिशियल टिश्यूज ऑफ द लंग्स। Increased pulmonary capillary pressure due to the left ventricular failure और mitral valve diseases, pneumonia, breathing, ये सब हार्मफुल केमिकल्स की ब्रीदिंग हुई, इन सब के रीजंस में उसका इफेक्ट क्या होते हैं इसके। इफेक्ट ऑफ पल्मोनरी एडेमा आर सीवियर डिस्पनिया, वही जैसे हमने पहले देखा कि जो है वो हमारे पास टेम्परेरी जो है वो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग जो है वो हम फेस करेंगे, लाइक और कफ विद फ्रोदी ब्लड स्टेन्ड एक्सपेक्टोरेशन। ठीक है, ब्लड भी हमें जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होगा, इसके अंदर साइनोसिस हो जाएगी, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगी। chronic interstitial edema lead to the asthma. Alveolar edema is fatal and cause sudden death due to the suffocation. Pleural effusion क्या होता है? Effusion is the accumulation of large amount of fluid in the pleural cavity. जो हमारे पास pleural cavity पड़ी हुई है वहां पर फ्लूइड जब एक्यूमुलेट हो जाए तो इसको हम प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं। अगर यहाँ पर जो हमारे पास एयर इंट्रैप हो जाए तो इसको निमोथोरैक्स का नाम दे रहे होते हैं। वही चीजें यहाँ पर लिंक होती जा रही है। कॉजेज क्या होते हैं कि हमारे पास यहाँ पर फ्लूइड जो एक्यूमुलेट होगा तो ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। एक्सेसिव ट्रांसडक्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द पल्मोनरी कैपिलरीज, उसके अलावा इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन्स which damage the capillary membrane, तो ये सब रीजन होंगे जिसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन होती है। लास्ट वन टॉपिक, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। आपने बहुत दफा इसका नाम सुना होगा। इस डिजीज कॉज बाय बेसिकली बैक्टीरियल डिजीज है और ये हमारे पास ट्यूबरकल बेसिलाई जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया जिसकी वजह से ये डिजीज होती है। दिस डिजीज कैन नॉट ओनली, ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का नाम हम पल्मोनरी क्यों बोले, बिकॉज ट्यूबरकुलोसिस सिर्फ हमारे लंग्स से ही लिंक नहीं है, किसी भी बॉडी के पार्ट के अंदर ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। बिकॉज वी आर डिस्कसिंग at this time the respiratory system, so we will discuss only about the pulmonary tuberculosis, otherwise बाकी जगहों पर भी ट्यूबरकल बनने के चांसेस होते हैं, हमारी बोन्स में बन सकते हैं, ट्यूबरकल्स इंटेस्टाइन में बन सकते हैं। तो this disease can affect any organ in the body. However, the lungs are affected more commonly. Infected tissue is invaded by the macrophages and later it becomes fibrous. अच्छा, जब भी टिश्यू हमारा फाइब्रस हो जाएगा, जो बेसिकली उसकी जो पैरेन्काइमा था वो कन्वर्ट होकर फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से ट्यूबरकल्स वहां पर जो टिश्यू के अंदर जो वो एरियाज होंगे उनको हम ट्यूबरकल्स का नाम देंगे। फीचर्स क्या है इसके? इनिशियली एल्वेओलाई द अफेक्टेड पार्ट बिकम्स नॉन फंक्शनल ड्यू टू द थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, लार्ज पार्ट ऑफ लंग इज इन्वॉल्व, द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी इज वेरी मच रिड्यूस्ड। ठीक है, इन सिवियर कंडीशन डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग टिश्यूज फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ एक्सेस कैविटीज। ठीक है, तो इस तरह से होता है। फिर एक और डिजीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम एम्फाइजीमा का नाम देते हैं। एम्फाइजीमा क्या है? इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए रेस्पिरेटरी, वन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी विद द लंग टिश्यूज आर एक्सट्रीमली डैमेज, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए हमारे लंग टिश्यूज में, उसकी रीजन कोई भी हो सकती है। और उसमें बेसिकली हमारे पास किसी भी जो सिगरेट स्मोकिंग के पेशेंट्स लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उनकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। फिर इलास्टिक रिकॉइल जो होती है हमारी लंग्स की वो इसमें रिड्यूस हो जाती है, तो जिसकी वजह से लंग्स जो है वो प्रॉपरली एक्सपैंड नहीं कर पाते। इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग के अलावा कोई ऑक्सीडेंट गैस हो सकती है, उसके अलावा अनट्रीटेड ब्रोंकाइटिस हो सकती है, यानी ब्रोंकियोल्स के ट्रीट नहीं किया। डेवलपमेंट ऑफ एम्फाइजीमा कैसे होती है? स्मोक और ऑक्सीडेंट गैसेस इरिटेट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स लीडिंग टू द क्रोनिक इन्फेक्शन और इंक्रीजेस द म्यूकस सिक्रीशन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स। अच्छा, बेसिकली इसमें म्यूकस की प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उस म्यूकस को हम प्रॉपर्ली एक्सपेल आउट नहीं कर पा रहे। Cilia of the respiratory epithelial cells are partially paralyzed and the movement is very much reduced. तो क्या होगा? म्यूकस कैन नॉट बी रिमूव्ड, हम उसे प्रोड्यूस तो वो ज्यादा हो रही है, तो कंपनसेट डैमेज
बट उसको हम एक्सपेल नहीं कर पा रहे, तो वो इंक्रीज्ड म्यूकस भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। Destruction of alveolar mucous membranes, destruction of elastic tissues. Normally there is loss of some elastic tissues. ठीक है, the proteolytic enzyme elastase जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है जो कि elastic tissues को डैमेज कर रहा है. That is very much negligible. Moreover, liver produces elastase inhibitors, especially alpha 1 antitrypsin, which prevent the destruction of elastic tissue. But due to heavy smoking or because of constant exposure gases, the pulmonary alveolar macrophages increases in number. Macrophage release a chemical substance which attack the large number of leukocytes. Leukocytes release protease including elastase. अच्छा जी, ये पूरी स्टोरी आपको यहाँ पे इन डिटेल डिस्कस कर दी गई है कि एक्चुअली इसमें मैक्रोफेजेस जो है वो हमारे ही व्हाइट ब्लड सेल्स को इंगल्फ करते जा रहे हैं, और ना सिर्फ इंगल्फ कर रहे हैं बल्कि उनके साथ साथ बहुत सारे प्रोटीन्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे ल्यूकोसाइट्स, जिसमें हमारे पास इलास्टेज प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही है जो हमारे ही लंग्स के इलास्टिक टिश्यूज को डैमेज कर रही है, जिसकी वजह से इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग्स जो है वो खत्म हो जाएगी। इसमें इफेक्ट्स क्या होंगे? एयरवे रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी, सीवियर टाइम्स ड्यू टू द ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन है, सो मूवमेंट ऑफ थ्रू द रेस्पिरेटरी पैसेज बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इसके अलावा क्या? डिस्ट्रक्शन ऑफ alveolar membrane, elastic tissue, lung become loose and floppy, so the diffusion capacity reduces in great extent. Obstruction also affect ventilation perfusion. हमने VPR को कैलकुलेट करने और पहले ही हम पढ़ चुके हैं, तो वो यहाँ पर VPR जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी. Due to destruction of lung tissue, the number of pulmonary capillaries also decreases. तो हमारे पास pulmonary ventilation भी नहीं हो पाएगी. ठीक है, और इसके रिजल्ट में leads to the pulmonary hypertension. Over the years, chronic emphysema could lead to the hypoxia. ऑक्सीजन की saturation जो है वो reduce हो जाएगी. ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन टिश्यूज में बढ़ जाएगी. इट विल फाइनली कॉज द प्रोलॉन्ग्ड एंड सीवियर एयर हंगर लीडिंग टू डेथ. तो ये थी कुछ डिजीजेस. इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने की है कि हम इनको डिस्टिंक्टिवली डिस्कस कर सकें और इनका कंपैरिजन कर सकें. जैसे हम एक नजर में देख लेते हैं कि एम्फाइजीमा क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन इन द रेस्पिरेटरी पैसेजेस. ठीक है, रीजन उसकी कोई भी हो सकती है. इसी तरह से हम देखिए पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या है? इसमें बेसिकली हमारे पास जो है वो ट्यूबरकल्स बन जाते हैं, और बनते क्यों हैं? ट्यूबरकल बेसिलाई की वजह से. और इन कंडीशंस में लंग्स जो है वो टोटली जो प्रॉपरली इंस्पायर और एक्सपायर नहीं कर पाते. इससे पीछे हमने क्या डिजीज पढ़ी है? हमने प्लूरल इफ्यूजन का है कि किसी भी वजह से फ्लूइड जो है वो हमारी प्लूरल कैविटी में एक्यूमुलेट हो जाए. पल्मोनरी एडिमा क्या चीज है? एक्यूमुलेशन ऑफ सीरियस फ्लूइड इन द एल्वेलाई एंड इंटरस्टिशियल टिश्यूज ऑफ द लंग्स. ठीक है, कैविटी नहीं, यहाँ पर हम एल्वेलाई और लंग्स की बात करेंगे तो हम इसको पल्मोनरी एडिमा कहेंगे, और अगर कैविटी में फ्लूइड इंक्रीज हो गया तो इसको हम प्लूरल इफ्यूजन कहेंगे. ठीक है, ये चीजें हमने इनको आपस में जो है वो कंपेयर करना है. ब्रोंकियल एस्मा क्या चीज है? इसमें व्हीजिंग साउंड इन जो है वो रेस्पिरेशन प्रोड्यूस, एंड इट इज एक्चुअली द एलर्जिक कंडीशन. और एलर्जिक कंडीशंस में हमेशा जब भी किसी भी किस्म की एलर्जी होगी तो वहां पर मास्ट सेल की एक्टिवेशन हो जाएगी, और मास्ट सेल जो है वो ल्यूकोट्राइन्स प्रोड्यूस करेंगे. ल्यूकोट्राइन्स जो है वो एक्चुअली इन्फ्लेमेटरी है इन नेचर, तो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से एस्मा की कंडीशन जो है वो रिजल्ट करेगी. इसके अलावा हमने क्या देखा? हमने देखा निमोनिया क्या चीज है. निमोनिया सिर्फ बैक्टीरियल और वायरल नहीं बल्कि किसी भी नॉक्शियस केमिकल की वजह से भी हो सकता है. और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है लंग टिश्यूज की. न्यूमोथोरेक्स हमने देख लिया. न्यूमोथोरेक्स प्रेजेंस ऑफ एयर इन द प्लूरल स्पेस. जिस तरह से अभी हमने प्लूरल स्पेस के अंदर फ्लूइड को देखा था तो प्लूरल इफ्यूजन का नाम दिया था, तो न्यूमोथोरेक्स में एयर जो है वहां पर आ जाएगी तो हम इसको न्यूमोथोरेक्स कहेंगे. अगर इसी जगह के अंदर हमारी प्लूरल स्पेस के अंदर जो है वो प्लस आ जाए तो हम इसको पायोथोरेक्स कहेंगे. अगर इस स्पेस में एयर इंट्रैप कर जाए तो न्यूमोथोरेक्स कहेंगे. यहाँ पर पानी जमा होना स्टार्ट हो जाए तो इसको हम हाइड्रोथोरेक्स कहेंगे. और अगर यहाँ पर इसी स्पेस में हमारे पास ब्लड एक्यूमुलेट होने लग जाए तो इसको हम हीमोथोरेक्स कहेंगे. ठीक है, फिर एटेलेक्टेसिस जो है वो भी हमने देख लिया कि कोलैप्स ऑफ लंग्स है. यही चीजें अगर हम गाइटन से भी देखें तो गाइटन में ये सब कुछ जो है वो फिगर्स के साथ भी डिस्कस किया गया कि फिगर्स में आपको ये चीजें इन डिटेल दिखाई गई हैं. लाइक हम एक दो डिजीजेस के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर. ये देखिए,
यहाँ पर हमारे पास लंग एल्वुलर चेंजेस इन निमोनिया एंड एम्फाइजीमा। अच्छा, यहाँ एक नॉर्मल हमारे पास ये लंग्स की एल्वुलाई है, ठीक है, और इनके अंदर हमें प्रॉपरली नजर आ रहा है कि किस तरह से जो है वो स्पेसेस के अंदर कोई फ्लूइड नहीं है, कोई एयर जो है वो नहीं है यहाँ पे ट्रैप हुई हुई, और कोई जो कोई ब्लड सेल नहीं है। और निमोनिया में क्या हुआ है, यहाँ पर हमें इन स्पेसेस के अंदर ये फ्लूइड फिल्ड हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, और फ्लूइड के साथ साथ हमें ब्लड सेल्स भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह एम्फाइजीमा जो है वहां पर हम देखेंगे तो कॉन्फ्लुएंट एल्वेलाई, यानी बिल्कुल ये जो है वो एक दूसरे के क्लोज क्लोज एल्वेलाई और कोलैप्सिंग फॉर्म में जो है एल्वेलाई जो है वो नजर आ रही है, तो ये कॉन्फ्लुएंट एल्वेलाई है। सिमिलरली जो एम्फाइजीमा की एक और कंडीशन हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि एम्फाइजीमा, हमने कहा ना कि ऑब्स्ट्रक्शन होती है हमारे जो एयरवे है, पैसेज है, तो यहाँ ये दो पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं। एक अबव है जिसको हम ए का नाम दे रहे हैं, और एक बिलो है जिसको हमने बी का नाम दिया है। तो ये टॉप पर जो है हमारे पास पिक्चर है, ये नॉर्मल, जो बिलो पिक्चर है ये नॉर्मल एल्वेलाई को शो कर रही है, जबकि यहाँ पर हमें ये एक्सपेंडेड फॉर्म में शो हो रही है, ठीक है। तो emphysema in the lung या टॉप में शो हो रहा है, विद द नॉर्मल लंग बॉटम में शोइंग एक्सटेंसिव एल्वुलर डिस्ट्रक्शन इन एम्फाइजीमा। यहाँ पर ये डिस्ट्रक्शन जो है वो एल्वुलाई के अंदर प्रोड्यूस हुई है, जिसकी वजह से वो एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ हमने क्या देखा है, यहाँ बेसिकली हमें इफेक्ट ऑफ निमोनिया on percentage saturation of oxygen in the pulmonary artery and right and left pulmonary vein and the aorta। Obviously जब यहाँ पर निमोनिया के केस के अंदर हमारे पास जो है वो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, तो इन्फ्लेमेशन के बाद ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो हमारी डिफरेंट हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो उन सब चीजों को यहाँ पर हमने शो किया हुआ, ठीक है। फिर फर्दर यहाँ पर और कोई भी पिक्चर जो है उसके थ्रू हम इन चीज़ों को कंपैरेटिवली डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, इसको अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करेंगे। देन अगर कोई मजीद चीज़ डिस्कस करने वाली होगी तो वी विल डिस्कस इन द मंडे क्लास। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।